तो स्वागत है आप सभी लोगों का आईएफएस की इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं टॉपर टॉप में सीएसआर नेट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ। तो आज हमारे साथ ऐसे ही गोरखपुर यूपी से एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में बहुत शानदार लाजवाब रैंक हासिल करी है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनकी जर्नी रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। तो मेरा नाम नंदिता दुबे है। मैं गोरखपुर से हूँ और बाकी मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों स्कूलिंग मेरी गोरखपुर से ही थी। उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। अभी इस साल जून में मेरा मई में एमएससी खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम दिया अपना सीएसआईआर का। तो और रैंक। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मेरी रैंक इस बार एलएस कैटेगरी में 18 थी और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने फेब्रवरी वाला दिया था, मतलब काइंड ऑफ 2024 दिसंबर का जो एग्जाम था जो कि शिफ्ट होके फेब्रवरी में हुआ, वो एक दिया था मैंने। ओके। तो वो भी क्वालिफाई हो या ये भी क्वालिफाई हो, मतलब क्या रहा था सर दोनों। उसमें मेरा कैटेगरी 3 बस क्लियर हो पाया था, उसमें उतनी अच्छी प्रिपरेशन थी नहीं। और इस बार मैंने थोड़ा 2 महीने अच्छे से पढ़ाई की, लग के फ्री हो गए थे, तो इस बार एलएस कैटेगरी में गई। अगली दफा जा रहे फिर। देखते हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, इतने बढ़िया रैंक थैंक यू हासिल सर। किए हैं। थैंक यू। चलिए, कोई ना, एलएस और जेआरएफ में आपका तो बस एक दो मार्क का फर्क है, वो हो भी जाएगा क्लियर। यस सर, देखते हैं। अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारा नॉर्थ साइड का हमने ट्रेंड देखा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जिनको भी इंट्रांस एग्जाम्स का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना होता है, वो सारे या तो यूपीएससी यूपीपीएससी या सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं। तो यस सर। आप इस फील्ड में कैसे, मतलब सीएसआर नेट एमएससी एंट्रांस पीएचडी एंट्रांस में क्यों। सर मेरा यूपीएससी वगैरह के लिए कभी ऐसा कोई मतलब क्रेज था नहीं। पहले मैंने 12th के बाद मेडिकल की प्रिपरेशन करी थी, वो भी मेरा 2-3 मार्क्स से नहीं हुआ, तो मैं बीएससी में चली गई। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे एकेडमिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, फिर देखते देखते रिसर्च साइंटिस्ट ये सब चीजें थोड़ी फैसिनेटिंग लगी। तो मुझे ये था कि मेरे को पीएचडी करनी है, साइंटिस्ट बनना है, तो अब उसका खाली रास्ता था सीएसआईआर क्लियर करना। तो इसलिए था कि लग के किसी तरह ये एग्जाम क्रैक करना है ताकि आगे की अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए कि कब से शुरुआत हुई थी आपके सीएसआर नेट की जर्नी की, किस तरीके से आप पढ़े, क्या रूटीन फॉलो किया आपने। यस सर। सर मैंने प्रिपरेशन देखे तो एमएससी सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट की थी जर्नी। मैंने आईएफएस के ही साथ स्टार्ट किया, इसमें कोई डाउट नहीं था कि कहीं और से भी प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज हर जगह से आईएफएस का ही पता था। तो मैंने आईएफएस का चैनल ज्वाइन किया, सब्सक्रिप्शन लिया, फिर देखें तो मेरा 4 से 5 महीना नोट्स प्रिपरेशन और इन सब में चला गया था, बिकॉज एमएससी की क्लासेस भी थी। तो मेरा पिछले साल के नवंबर तक सिलेबस ही खत्म हुआ था, नोट्स खत्म हुए थे, तो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। बस नॉर्मल रिवीजन से जो दिया मैंने दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ था, जब एमएससी हो गई उसके बाद मुझे था 2 महीने हैं, नोट्स प्रिपेयर है, लग के जितना करना है कर लो। और मेरा बैकग्राउंड बॉटनी का है, मैंने बॉटनी से एमएससी की है, ऑनर्स भी उसी में था, तो मैं थोड़ा सिलेबस अब प्रिसाइज हुई, टॉपिक्स चूज किए जो कि मुझे थोड़े इजी पड़े प्लांट साइंस के अकॉर्डिंग, वो सब मैंने फॉलो किया। और रिवीजन को मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे दी एंड में 1 महीने के लिए, बिकॉज टाइम उतना था नहीं। मैं कुछ जो सेलेक्टिव टॉपिक्स थे उसको एंड में कोशिश की मेरा कि वो उतने टॉपिक्स 3 से 4 बार रिवाइज हो जाए। बहुत बढ़िया। अब यस। मुझे ये बताइए कि जब हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। पहले स्टार्टिंग में लगता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर ही मानेंगे। फिर धीरे यस। धीरे टाइम चला जाता है तो हमारा मोटिवेशन भी टाइम के साथ कम हो जाता है। फिर यस। सैचुरेशन आता है, बर्नआउट एग्जॉस्टेड हम फील करते हैं और लगता है कि क्या कर रहा हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये कंडीशन सब एस्पिरेंट्स के साथ होती थी, तो क्या आपके साथ भी ये थी, और थी तो आपने कैसे इससे मतलब टैकल किया। सर ये चीज मेरे साथ सबसे ज्यादा होती थी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाती थी। सेक्शन सी में कभी कभी चीजें काफी आउट ऑफ बॉक्स मुझे लगती थी, मतलब वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी तो मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता था कि भाई पढ़ के भी कुछ नहीं बन रहा है। तो 5 मिनट 10 मिनट सोचने के बाद मैं सोचती थी चलो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन साइड रखते हैं, अपने कंसेप्ट रिवाइज करते रहते हैं, अगर कंसेप्ट पता रहेगा तो इम्प्लीमेंट जब करना होगा तो कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। तो मैं डिमोटिवेशन की जगह वापस रिविजन पे स्विच हो जाती थी। बहुत बढ़िया और बहुत लाजवाब। चलिए, डिमोटिवेशन से लगा आप फिर से
रिवीजन के रिवीजन पे। ओके। तो यस सर। आपका क्या रूटीन फॉलो किया आपने जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मतलब मई में मास्टर्स, जून जुलाई में 2 महीने का कैसा रूटीन रहता था? कैसे सर पूरा दो डे महीने आप, मेरे हाँ, हाँ पूरा दो डे महीने आप मेरे पास कैसे? पूरा टाइम था, तो मैं ये इतना डिसाइड कर ली थी कि जो टॉपिक्स मैं छू रही हूँ उन्हें मेरे को रोज एटलीस्ट एक टच देना है, उसका थोड़ा ही पोर्शन रिवाइज करूं बट वो छूटना नहीं चाहिए। तो लाइक मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी, मैं नाइट बर्ड नहीं थी मैं जल्दी उठ जाती थी, सुबह 4 से 5 मेरा डे स्टार्ट हो जाता था। और मैं बहुत लंबा लंबा भी नहीं बैठती थी, मैं 2-3 घंटे पढ़ती थी, रिवाइज करती थी, फिर छोटा सा ब्रेक ले लेती थी। लेकिन मेरे ब्रेक्स बहुत लंबे भी नहीं होते थे कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए बाहर निकल गया। एज सच फिक्स्ड प्रॉपर शेड्यूल नहीं फॉलो करती गई रोज, बट ये था कि 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के बाद जितना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर सकूं करूं। ओके, बहुत बढ़िया। यस अब सर। मुझे बताइए कि कितने यूनिट्स को टारगेट किया था आपने? सर मैंने जैसा बताया, मैं क्योंकि बॉटनी बैकग्राउंड की थी तो एनिमल फिजियोलॉजी और इन सब चीजों से थोड़ा डर था। बाकी मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, सेल बायो मैंने पढ़ा था, मॉलिक्यूलर बायो, इनहेरिटेंस बायो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, और एंड के अप्लाइड और मेथड्स में मैं सेलेक्टिव थी। तो अगर देखा जाए तो मैंने पूरी तरह से खाली 2 ही यूनिट्स छोड़े थे, जो कि एनिमल फिजियोलॉजी और सेल सिग्नलिंग था, बाकी सब में मैंने सफिशिएंट छू लिया था। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए कि जितने यूनिट्स आपने प्रिपेयर किए थे, जितने यूनिट्स आपने प्रिपेयर किए थे, उनमें से आपको मतलब कौन सी यूनिट जो है वो आपको इजी लगे, और कौन सी यूनिट जो है आपको लगे कि नहीं यार, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा हार्ड लग रहा है पढ़ने में? सर अगर ऐसे बोलूं तो जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब ऐसे यूनिट्स हैं जो अगर बंदा पढ़ेगा तो उसके क्वेश्चन बन जाने हैं, उससे उसमें ज्यादा वो नहीं होगा। और मॉलिक्यूलर बायो हुई, सेल बायो हुई, ये सब टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं, बट मैं बोलूंगी कि इन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर पढ़ा है तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आप 100 में से 80% 70% फिर भी अटेम्प्ट कर ही लोगे, डिफिकल्ट है तो भी। बहुत बढ़िया। और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की और मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे लगाते थे आप? सर मॉक टेस्ट मैंने ज्यादा नहीं दे पाए थे, बिकॉज 2 महीने की प्रिपरेशन थी मेरी जो थी, लेकिन मैंने जो आईएफएस के पीवाईक्यू बुक्स हैं, जो कि सेक्शन ए बी सी के अलग अलग होते हैं, वो मैं करती रहती थी। मेरा अगर एक यूनिट कंप्लीट हुआ प्लांट फिजियोलॉजी के, तो मैंने ट्राई करे थे उसके सारे क्वेश्चंस बन जाए मेरे से, मतलब क्वेश्चंस तो गो थ्रू कर लिया था मैंने। बहुत बढ़िया। पीवाईक्यू की बुक्स मैंने फॉलो करी थी। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या 3 चीज़ें लगी आपको कि नहीं यार, इनको अगर फॉलो करे, स्टिक टू इट रहे, तो एग्जाम पक्का निकल जाएगा? सब रिविजन, पीवाईक्यू देखना, और अगर एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो होना ही होना है, फिर कुछ नहीं रोक सकता। ओके, तो चलो, आपका कहना है कि डिसिप्लिन से सक्सेस जल्दी आता है, अगर डिसिप्लिन रहे तो। यस सर, बिल्कुल हाँ। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। वेलकम सर, एंड थैंक्स अ लॉट टू टीम आईएफएस। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।